वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने हुक्स लॉ को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेच हो सकता है या कंप्रेस हो सकता है, और उसका जो स्ट्रेच होना और उसका जो कंप्रेस होना है वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को हमने कहा था हुक्स लॉ। ओके, उसके बाद हमने एक कर्व भी ड्रॉ की थी जिसको हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा था। स्ट्रेस कहते हैं जब भी हम किसी मटेरियल के ऊपर फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करते हैं किसी यूनिट एरिया ऑफ सॉलिड मटेरियल के ऊपर, तो उस जो मटेरियल इंटरनल फोर्स लगाता है उस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए उसे हम स्ट्रेस कहते हैं, और उसमें जो डीफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ऑलराइट, ओके। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम मटेरियल्स की हार्डनेस को टेस्टिंग करते हैं, मतलब उनकी हार्डनेस की टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की मशीन होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हार्डनेस को फाइंड आउट करते हैं कि किसी मटेरियल की हार्डनेस कितनी ज़्यादा। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये मटेरियल, ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। अब इसमें होता ये है कि हम यहाँ देखिए ज़रा, एग्जैक्टली यहाँ पे उस मटेरियल को प्लेस करते हैं, और फिर ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है जो कि इसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करता है। अब जैसे जैसे ये कंप्रेस करता जाता है, जो जो तब्दीलियाँ, जो जो चेंजेस इस मटेरियल में आते जाते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या करते जाते हैं, ड्रॉ करते जाते हैं। ओके, तो हम अब इसको बोर्ड पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो है वो कोई मेटल है, ठीक है, और उस मेटल का ग्राफ जो है मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरह से। मतलब कि इसको इस तरह से कह सकते हैं आप कि मैंने रॉकवेल मशीन में कोई मेटल प्लेस की है, और मेटल जो है उसका ग्राफ, मतलब जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसका जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। ओके, फॉर एग्जांपल तो ग्राफ कुछ आपके पास ऐसे, यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये पॉइंट O से ये वाला जो पॉइंट है, इसे मैंने नाम दे दिया पॉइंट A। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब लाइन आपके पास स्ट्रेट हो, इसका मतलब है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, कि इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेस और इस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेन। मतलब जितना भी हम उस मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेस। ओके, तो जब मैंने इस पर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू किया तो मेरे पास ये ग्राफ बना है। अब ये ग्राफ जो है वो बना है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि O से A तक जो है वो हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। जब मैं मज़ीद जो है वो स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अब जो ग्राफ है मेरे पास, इस देखें, ये जो पॉइंट है इसे मैंने नाम दे दिया पॉइंट B। मैं इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ। ओके, तो ये जो पॉइंट था मेरे पास, ये वाला पॉइंट A, इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। ऑलराइट, मतलब कि इस प्रोपोर्शनल लिमिट के लिए, मतलब O से A तक जो है वो आपके पास हुक्स लॉ जो है वो क्या रहता है, ओबे रहता है। स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। लेकिन जैसे ही मैं ए से स्ट्रेस को मज़ीद बढ़ाता हूँ तो कर्व अब थोड़ी सी जो है, मतलब जो लाइन थी वो थोड़ी सी कर्व हो चुकी है। इसका मतलब है कि मटेरियल में कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अब वो जो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं स्ट्रेस को रिमूव करता हूँ तो मटेरियल अपनी असल हालत में या असल शेप में या असल जो साइज़ है उसमें वापस आ सकता है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं
यस, इस पॉइंट जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को हम कहते हैं, मैं इधर से लिख लेता हूँ साइड से। यस, पॉइंट बी जो है इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब मटेरियल में अभी भी जो है वो इलास्टिसिटी मौजूद है और ये है ए से बी तक, ठीक है। और वो जो इलास्टिक लिमिट है, इस पॉइंट का नाम इलास्टिक लिमिट है, और यहाँ पे जो उसके अंदर जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी कि जो हमारे पास इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। तो इसी पॉइंट को हम एक और नाम भी देते हैं यील्ड पॉइंट, यानी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, यील्ड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। ओके, फिर जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये थोड़ी सी कुछ इस तरह से ऐसे, तो ये जो आपके पास ग्राफ बनेगा ये वाला पॉइंट, इसे पॉइंट कहूँगा मैं पॉइंट नंबर सी। तो पॉइंट नंबर सी जो है, पॉइंट नंबर सी जो है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट, ये जो पॉइंट नंबर सी है इसे हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है वो ये पॉइंट सी रिप्रेजेंट करता है। अगर इस पॉइंट सी से मज़ीद मैं बढ़ाता हूँ इस तरह से, तो ये जो पॉइंट सी है, यस, ये जो पॉइंट सी बनेगा मेरे पास, ये जो पॉइंट सी बनेगा इसे कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब होता है कि अब मटेरियल जो है वो हमारा टूट चुका है, ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है डी का, ये है, ठीक है। तो वो जो कर्व को, वो जो ऑब्जेक्ट को या मेटल को हम कंप्रेस कर रहे हैं रॉकवेल हार्डनेस मशीन में, तो साथ साथ हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं कि वो एक्चुअली कितना स्ट्रेस जो है वो बर्दाश्त कर रही है। तो अगर तो ये मेटल जो है हमारे पास, मीन्स टू से अगर ये जो मेटल है हमारे पास, अगर मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉइंट बी पे आके जो है वो टूट जाती है इस तरह से, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। क्या कहते हैं? इलास्टिक रीजन, ठीक है। अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस रीजन में आके टूटता है तो इसे हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। क्या कहते हैं? प्लास्टिक। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने क्या बताया। ओके तो अब इस ग्राफ की मदद से हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं। हम मटेरियल्स को डक्टाइल और ब्रिटल सब्सटेंसेस जो हैं उसमें डिवाइड करते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारा अभी कोर्स का हिस्सा नहीं है, ऐसे मटेरियल्स जो कि इलास्टिक लिमिट यानी इस रीजन में, जब इसी रीजन में टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, उनको हम ब्रिटल कहते हैं। और जो बेसिकली इस मटेरियल में आके टूटते हैं उन्हें हम प्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। इस तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑलराइट, अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख देता हूँ कि B से C था ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, B से C, इसी तरह C से D, तो ये कर्व के बारे में बताया गया, ठीक है। तो वो जो रॉकवेल मशीन के थ्रू हम हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं उसका ये ग्राफ बना है। पॉइंट O से A हुक्स लॉ जो है वो ओबे हो रहा है, मतलब कि उसमें जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया तो ऑब्जेक्ट हमारा वापस रीगेन शेप कर गया। लेकिन A से B में जब चला गया, मतलब कि स्ट्रेस बढ़ाने से जो मज़ीद चेंजेस आए, अब इसमें कुछ ना कुछ क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी असल हालत को क्या करता है, वापस अटेन कर लेता है। B के बाद जो है उसमें मज़ीद क्रैक्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, C तक बढ़ते हैं, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ तक वो मैक्सिमम क्रैक्स उसमें आ सकते हैं, वो आ जाते हैं। C से D में क्या होता है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे वो मुकम्मल तौर पर टूट सकता है, जिसे हम ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आप इस ग्राफ को याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ऑलराइट, आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपने समझ लिया होगा। और यहाँ पे जो इलास्टिक बिहेवियर है, याद रखिएगा, ये जो मैंने यील्ड पॉइंट लिखा है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट बी के ऊपर इलास्टिक बिहेवियर को। ऑलराइट, तो
तो ये हमारे पास कहलाती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसके बहुत सारे नाम हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है इस तरह इस नाम से ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, फिर कुछ जो है वो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये जो आपके सामने मैंने ग्राफ था उसको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास, तो ग्राफ कुछ इस तरह से है। यस, कामिल जो है, कामिल सिट्स ऑन अ स्प्रिंग चेयर। कामिल कोई लड़का है और वो स्प्रिंग चेयर पे बैठा है। इफ़ कामिल वेट्स इज 50 किलोग्राम, अगर उसका वेट जो है 50 किलोग्राम है, एंड कंप्रेसेस द स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर, तो उसने स्प्रिंग को जो कंप्रेस किया, जब बैठा है तो स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, वो 10 सेंटीमीटर तक हुआ है। व्हेन इट सिट्स ऑन द चेयर फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपने स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है। नंबर 1, अगर आप नोट करें तो ये वेट नहीं है, बेसिकली मैस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने वेट फाइंड करना है तो क्या होता है, मैस इंटू जी। तो मैस कितना है हमारे पास 50, और जी मैं कहता हूँ लेट से 9.8 की जगह मैं 10 ले लेता हूँ, कितना होता है 500 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन करनी ज़रा आसान हो जाती है इसके साथ। और जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, इसको आप फोर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि वेट बेसिकली फोर्स है। मैंने यूनिट का यूज़ किया है, न्यूटन। तो एक्स जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा 0.1 मीटर। इसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। आपने के फाइंड करना, आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू के एक्स, तो के किसके बराबर होगा F ओवर एक्स के। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें आप। F की वैल्यू क्या है 500 और X की वैल्यू क्या है 0.1। तो ये देखिए इसका जवाब क्या आएगा। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 है, 0.1 को 1/10 लिखा जा सकता है, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5000 इसका आंसर आएगा, 5000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये देखें 4900 इस वजह से आया कि 9.8 लिया गया है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 10 ले लेता तो यहाँ पे भी क्या आता, 5000 आंसर आता। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्रेशर। यस, प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करते हैं। प्रेशर को डिफाइन करने के लिए यस, प्रेशर जी, force applied on a unit area of the body। जी, किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि मेरे पास ये एक सरफेस है और इस सरफेस का जो एरिया है दैट इज़ ए। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई की है। तो ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसी यूनिट एरिया के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर। प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फोर्स होती है ये परपेंडिकुलर फोर्स होती है। यस, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं। अगर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं भी है तो हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं। लेकिन नॉर्मली यही देखा जाता है कि फोर्स, जब भी प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो वो फोर्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। लेकिन साथ आप एक कंडीशन भी लगाएंगे और कंडीशन ये होगी कि एरिया का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। इसी तरह से आप कह सकते हैं प्रेशर हैज़ ए इन्वर्स रिलेशन विद एरिया। लेकिन इसके लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि इसके लिए फोर्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने देख लिया कि अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे, एरिया को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा।
अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो याद रखिएगा कि प्रेशर इटसेल्फ एक फोर्स है जो कि यूनिट एरिया पे डिपेंड कर रही है। मतलब एरिया बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा, अगर एरिया कम होता जाएगा तो प्रेशर बढ़ता जाए। इस तरह से आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ये देखें ज़रा। अच्छा, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। मैं इसको कर ही देता हूँ ताकि आपको भूल ना जाए ये बात कि प्रेशर जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो Nm-2, और इसको पैस्कल भी कहा जाता है। तो उसका यूनिट जो है वो Nm-2 भी हो सकता है, और पैस्कल, चूंकि पैस्कल जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, उसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो ये देखें, हमारे पास बैलून जो है उसको हमने बर्स्ट करना है। तो बैलून को बर्स्ट करने के लिए अगर आप गौर करें तो हम नीडल यूज़ कर रहे हैं। तो देखें, यस, यहाँ देखें ज़रा, तो नीडल का जो एरिया है वो बहुत कम है, और यहाँ से हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो देखें, P इज़ इक्वल्स टू F/A, तो एरिया बहुत ज़्यादा कम है, तो हल्की सी फोर्स लगाने से प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से बैलून जो है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इवन के जो नीडल का एरिया कम होने की वजह से हल्की सी फोर्स लगाने से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इसी तरह अगर आप हील देखें तो हील का एरिया कितना कम है। आपको पता है कि अगर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगा तो प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा लगेगा। दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रेशर एक ऐसी फोर्स है जो कि एरिया पे डिपेंड करती है। यस, एरिया डिसाइड करेगा कि वो फोर्स ज़्यादा होगी या कम होगी, और इसको कलेक्टिवली हम नाम दे देते हैं प्रेशर का। ऑल राइट, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास कि जैसे ये देखें, गेटिंग स्टेप्ड ऑन बाय अ हाई हील शू हर्ट्स मोर देन गेटिंग स्टेप ऑन बाय अ फ्लैट वन। अगर आपके लेट से खुदा ना खास्ता आपके हाथ के ऊपर एक फ्लैट शू आ जाता है तो आपको इतनी पेन नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू कोई बिल्कुल जो है वो पॉइंटी थिंग जो है वो आपके हाथ के ऊपर आ जाए। इवन कि अगर आप इस पॉइंटर को भी देखें, सो दिस एंड इज पॉइंटी एंड दिस वन इज ब्लंट। तो अगर मैं इसको हाथ में ऐसे रख के दबाता भी हूँ तो ये पॉइंटी एंड जो है ये ज़्यादा मुझे हर्ट कर रहा है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और इस तरफ से प्रेशर जो है वो कम लग रहा है, हालांकि मैं इक्वल फोर्स जो है वो क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये ब्लंट नाइफ है आपके सामने। देखें, आप देखते हैं अक्सर के मीट को कट करने के लिए हम हमेशा शार्प नाइफ यूज़ करते हैं, जबकि ब्लंट नाइफ जो है उसका एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाती। जबकि शार्प नाइफ जो है उसका एरिया कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्या कर पाती है, अप्लाई कर पाती है। तो ये बेसिकली फिजिक्स है मीट कटिंग के पीछे। ऑलराइट, तो इसलिए जो हमारी मीट है वो इजीली कट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब्दुर्रहमान वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेज ऑफ द हॉल फॉर अ स्पीच। अब्दुर्रहमान किसी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और स्पीच डिलीवर कर रहा है। व्हाट प्रेशर डज ही अप्लाई ऑन द स्टेज इफ हिज 2 feet कवर्ड एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसके दोनों पाँव जो है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर करें तो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, और कुछ टाइम के लिए वो अपने एक पाँव पे भी खड़ा हो रहा है, तो फिर आपने बताना है कि वो कितना प्रेशर करा, जबकि उसका जो मैस है वो 50 किलोग्राम है। ठीक है, तो मैस आपके पास आ गया, एरिया आपके पास आ गया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर की दोनों पाँव का है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के। तो ये देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 10⁴ मीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जब 1 फीट पे आएगा तो इसी एरिया का हाफ करेंगे हम, क्योंकि अगर 2 फीट का एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर है तो एक पाँव का कितना होगा, डेफिनेटली हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पाँव का भी आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे और P1 और P2 जो है वो आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें है फोर्स जो है वो वेट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट फाइंड करना पड़ेगा mg। तो m
इसकी जो वैल्यू है 50 इंटू 9.8 तो 490 न्यूटन, तो ये आ जाएगा उसका वेट 490। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद ही कर लेना है, बल्कि ये सॉल्व एग्जाम्पल भी है, तो आपको इस बात की समझ आनी चाहिए। नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यस, आप इस बात को देखें, जैसे मेरीन एनिमल्स जो होते हैं, फिश होती है, ऑक्टोपस होता है, वेल्स एंड एटसेट्रा, अ लॉट ऑफ क्रैब्स, ये सारे के सारे ओशन के बेड में रहते हैं, मतलब ओशन के फ्लोर पे रहते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं बेसिकली ये एक एयर के ओशन के बेड पे रहते हैं, यानी एयर के जो बेसिकली एयर का जो ओशन है उसके फ्लोर में हम लोग रहते हैं। हमारे ऊपर एक हवा का एनवेलप है जो कि हमारे ऊपर कंसिस्टेंटली क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं जिसमें डिफरेंट गैसेज हैं, ये हमारे ऊपर और अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल के ऊपर हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम बैरोमीटर का जिक्र करेंगे कि बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सी लेवल क्या होता है। अब अर्थ के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाइटेड है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि डेप्थ में है। तो हम अगर डेप्थ वाली लेते हैं तो फिर भी मसला है, अगर हाइटेड लेते हैं तो फिर भी मसला है, हम सही से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम सी लेवल लेते हैं। सी लेवल पूरी अर्थ के ऊपर उसका लेवल सेम है। ये हमने हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप किसी भी जगह पे पानी को पोर करते हैं तो उसका लेवल हर जगह से क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो सी लेवल पे जब हमने मेजर किया तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये हमारे पास कहलाता है यूनिट इसका, और ये बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵। ये वैल्यू आपने याद रखनी है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो यूनिट है सी लेवल के ऊपर वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो इतने पास्कल जो है इसके इक्वल होता है। ऑलराइट, इसी तरह से जो हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके लिए हम बार का यूनिट यूज़ करते हैं। तो बार का जो यूनिट है उसकी वैल्यू ये होती है। ऑलराइट, क्लियर? तो ये आपने वैल्यूज़ जो हैं वो याद रखनी है। इन वैल्यूज़ के बारे में मैं कल मज़ीद बात करूँगा कि जो वेदर फॉरकास्टिंग स्टेशंस होते हैं वो लोग एटमॉस्फेयर की जगह वो यूज़ करते हैं बार। तो ज़्यादा कन्वीनियंट यूनिट है उनके लिए, तो ताकि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। और दूसरा, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे ये देखें, ये सक्शन पंप है। तो अगर आप देखें जब भी हम इसे किसी भी सरफेस के साथ अटैच करते हैं तो यहाँ से जो है वो एयर बाहर आ जाती है। जब एयर बाहर आ जाती है तो उस सरफेस के दरमियान और सक्शन पंप के दरमियान इस तरह से जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये उसके साथ चिपक जाता है, बिल्कुल अटैच हो जाता है, स्टिक हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ जो है वो हवा कम होगी, लेकिन बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो डी अटैच नहीं हो पा रही। इसी तरह से आप ये देखते हैं ये कैन है, इस कैन से मैंने हवा बाहर निकाली है किसी भी सक्शन पंप के थ्रू। तो क्या होगा, जैसे ही हवा बाहर आएगी अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस कैन के हर डायरेक्शन से क्या कर रहा है? एग्जर्ट कर रहा है। इस तरह से क्या होगा कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? क्रम्पल्ड हो जाएगा। तो ये जो हमारी बॉडी है इसके ऊपर भी साइडों से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है। ऑलराइट, तो ये जब आप अपने ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं तो आप यही काम करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को आपस में क्या करते हैं? बराबर करते हैं, जिसकी वजह से आप ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं। तो बहरहाल इसके बारे में हम कल मज़ीद बातें करेंगे कि इसमें और मज़ीद एप्लीकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। आप इसको रीड ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।